हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मैगजीन को, जो कि अक्टूबर 2023 का इसमें करंट अफेयर है। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने पॉलिटी के सेक्शन को कवर किया, पॉलिटी के सेक्शन को कवर किया हुआ है, आईआर के सेक्शन को कवर किया है, इकोनॉमी के सेक्शन को कवर किया है। आज का जो सेक्शन हमारा रहेगा वह रहेगा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड समसामयिक घटनाक्रम है, इन सब के बारे में जानते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वह हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर आपको मिलेगी, तो आप जाके वहाँ से इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत के साथ ही। टॉपिक शुरू करने के पहले मेजर पॉइंट देख लेते हैं कि इसके संदर्भ में कौन कौन से पॉइंट है। पहला आता है सुरक्षा के संदर्भ में अलगाववाद, फिर आता है भारत का आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण, फिर आता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना का नया ध्वज प्रतीक के बारे में, और सोनू बायोज के बारे में, और सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रमुख टॉपिक है, इन सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। चलिए तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है अलगाववाद या सेपरेटिज्म के बारे में। सेपरेटिज्म के बारे में देखते हैं कि हाल ही में के संदर्भ को देखें कि हाल ही में क्या रहा है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने अलगाववाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ती साठगांठ पर नज़र बनाए रखने का सुझाव दिया है। तो किसके द्वारा यह किया गया? भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, कि अलगाववाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ती साठगांठ पर नज़र बनाए रखने के संदर्भ में सुझाव दिया हुआ है। अब आता है कि अलगाववाद होता क्या है। अलगाववाद के बारे में कि अलगाववाद क्या है। अलगाववाद को सरल शब्दों में कहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना ही अलगाववाद कहलाता है। सेपरेटिज्म क्या कहलाता है? कि एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना ही अलगाववाद कहलाता है। कई बार इसमें एक अलग एवं स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण और मौजूदा राष्ट्र के साथ संबंधों को नए सिरे से निर्धारित करने की मांग की जाती है, और देश के कई अलग अलग राज्यों में कई क्षेत्रों समुदायों के बीच राष्ट्र के साथ संबंधों को फिर से तय करने की मांग उठती रही। इस तरह की मांगों का स्वरूप और उन्हें पूरा करने के तरीके अलग अलग हैं और निम्नलिखित प्रकार से इसे समझा जाता है। तो इसके संदर्भ में पहला आता है जैसे उग्रवाद के बारे में। उग्रवाद के संदर्भ में देखते हैं कि उग्रवाद के संदर्भ में यह वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की चुनौती के लिए प्रशासन और सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ किया गया एक सशक्त एवं संगठित विद्रोह होता है। आतंकवाद के विपरीत उग्रवाद आंदोलन के लिए सामान्यतः समाज के एक वर्ग से प्रत्यक्ष नैतिक समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसमें उग्रवादी अपनी गतिविधियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और वैधानिक सत्ता यानी सरकार को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए मध्य और पूर्वी भारत में वैचारिक विद्रोह या माओवाद या नक्सलवाद आता है। फिर आता है कि अलग अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन आमतौर पर 3 रूप धारण करते हैं, जिसमें अलग राज्य के लिए आंदोलन में आता है कि इसके तहत एक या एक से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की जाती है। फिर दूसरा आता है स्वायत्तता के लिए आंदोलन के संदर्भ में, कि इसके तहत किसी क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त करने हेतु लोगों की लामबंदी की जाती है। उदाहरण के लिए बोडोलैंड, कार्बी, दिमासा या कार्बी दिमासा या फिर असम राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त कर ली। फिर आता है अलगाववादी आंदोलन के बारे में, जो कि पूरी तरह से अलगाव के रूप में जाना जाता है, और इसके तहत अलगाववादी या एक क्षेत्र में लोगों अपने देश से अलग होकर एक संप्रभु देश की मांग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नागालैंड की मांग होती है। अब आता है अलगाववादी प्रपत्तियों के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में। सबसे पहले तो उसके संदर्भ में अलगाववादी आंदोलन से जुड़ी मुख्य चिंताओं के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत पहली चिंता आती है कि अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय सहायता के संदर्भ में देखा जाए तो यह कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह से अलगाववादी आंदोलन को वैचारिक और वित्तीय समर्थन देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नागालैंड आंदोलन के मामले में ऐसा समर्थन दिया गया है। फिर आता है संगठित अपराध से संबंधित के संदर्भ में, कि अलगाववाद स्वयं के आंदोलन के वित्त पोषण हेतु नशीली दवाओं का व्यापार आदि जैसे संगठित अपराध में संलग्न हो जाते हैं, जैसे आज कश्मीर में ऐसा देखा गया है। फिर आता है अलगाववादी संबंधों के संदर्भ में, कि अलगाववादी संबंधों पर प्रभाव में, कि अलगाववाद आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के समक्ष बाधा पैदा कर सकते हो, और कनाडा में ऐसे मामले देखे गए हैं। फिर आता है क्षेत्र में अस्थिरता के संदर्भ में। क्षेत्र में अस्थिरता में इस आंदोलन के अक्सर राज्य और क्षेत्र के लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो इसकी अलगाववाद के संदर्भ में ये प्रमुख चिंताएं रही हैं। अब जानते हैं अलगाववादी प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार कारक के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला जिम्मेदार कारक आता है आर्थिक क्षेत्र विकास में
क्षेत्रीय असंतुलन का होना। किस उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के बाद ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इससे इस क्षेत्र में अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। फिर आता है सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में कि नागालैंड की मांग के पीछे अलग संस्कृति और सामाजिक प्रभावों के संरक्षण पर तर्क दिया जाता है। इसके संदर्भ में ऐतिहासिक कारण को देखा जाए तो उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के बाद मिजोरम में शुरू किए गए अलगाववादी आंदोलन का यह कारण यह था कि कुछ मुझे लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वे भारतीय संघ से संबंधित नहीं थे। फिर आता है देश के प्रति विश्वास की कमी के बारे में कि कई बार जनता को में इस बात को लेकर संशय की स्थिति बन जाती है कि देश या राज्य उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देश जैसे माली, गिनी, बुर्किना फासो कई समूह एक अलग राष्ट्र की मांग में उठ रहे हैं। विदेश नीति के संदर्भ में यूक्रेन के लोगों का विश्वास है कि यूरोपीय संघ या नाटो में शामिल होना चाहिए, जबकि अन्य लोगों को रूस के साथ जुड़ाव पर बल देते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में कि इसमें कई अलगाववादी आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बेचारे को वित्तीय समर्थन प्राप्त होता है। फिर आता है अलगाववादी आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति दृष्टिकोण के बारे में। इन आकांक्षाओं के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भारत के दृष्टिकोण में आता है पहला कि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत का होना। लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के संदर्भ में भारत में दमन की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के माध्यम से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान किया है। जैसे उदाहरण में मिजोरम में शांति बनाए रखने के लिए मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आता है कि सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कि कई बार क्षेत्रीय समूहों और दलों में सत्ता में भागीदारी दी गई है ताकि सामूहिक विकास में उनकी भी हिस्सेदारी दिखे। पिछड़े क्षेत्रों का विकास के संदर्भ में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में इसमें अपर्याप्त अवसंरचना और संसाधन तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में संधारणीय विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का होना। संविधान में लचीलेपन के संदर्भ में देखा जाए तो यह संविधान में कुछ राज्यों और क्षेत्रों की विशेष स्थिति के चलते उन्हें शासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए और संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को स्वतंत्र तरीके से उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों में संरक्षित करने की अनुमति देती है। फिर आता है बल प्रयोग के संदर्भ में कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम जैसे समूहों के खिलाफ बल का भी प्रयोग किया गया है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट आते हैं जिसमें भारत का दृष्टिकोण दिखाया गया। यहाँ पर अलगाववादी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत में आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। भारत में आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित किया और इस सम्मेलन में उन्होंने न केवल आतंकवाद से निपटने में बल्कि संपूर्ण इकोसिस्टम को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। और इसके अलावा गृह मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए भी कुछ उपाय सुझाए गए। अब आता है कि आतंकवाद से उपाय सुझाए गए हैं। इसके संदर्भ में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला आता है कानूनी फ्रेमवर्क का होना। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख कानून निर्मित किए हैं, जिसमें पहला आता है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, दूसरा आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आदि आता है। फिर आता है कानून लागू करने के लिए समर्पित एजेंसी के रूप में। इसमें भारत में NIA भारत में आतंकवाद रोधी कानून प्रबंधन संगठन के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी है। जैसे रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य पुलिस सेवाओं जैसी अन्य एजेंसियां सहयोग प्रदान करती हैं। फिर आता है आतंकवाद रोधी वित्त पोषण को रोकने के संदर्भ में कि भारत ने आतंक निम्नलिखित संगठनों का सदस्य बनाया, जिसमें वित्तीय कार्रवाई बल, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और यूरेशियन ग्रुप इसके संदर्भ में आते हैं। फिर आता है हिंसक उग्रवाद पर रोकथाम, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय हिंसक उग्रवाद से निपटने वाला एक प्रमुख मंत्रालय है। फिर आता है लोगों के विश्वास जीतना कि कट्टरता की संभावनाओं को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित विकासात्मक पहल कर रही है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम, जो कि सरकारी सुरक्षा बल इस प्रकार के कार्यक्रम के तहत स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के लिए कुछ सिविक गतिविधियां करते हैं, जैसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निःशुल्क परामर्श, मुफ्त दवा वितरण आदि आती है। उड़ान योजना का उद्देश्य, जिसमें कौशल विकास के लिए जम्मू कश्मीर में युवाओं की क्षमता का निर्माण करना है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग के बारे में, जिसमें भारत ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी मंचों पर भूमिका निभाई हुई है, जिसमें भारत ने इन मंचों के जरिए आतंकवाद रोधी बहुपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया हुआ है। अब आता है कि 1996 में भारत ने पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अभिसमय पर मसौदा तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करना है।
फिर आता है कि आखिरकार आतंकवाद के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण को बदलने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि संगठन ने प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े बिना किसी आतंकवाद गतिविधियों पर अंजाम देना है, जिसमें पिछले कुछ सालों से यह देखने को मिला है कि आतंकवाद आवश्यकताओं पर पड़ने वाले विभिन्न देशों में फैले समान विचारधारा वाले समूह व व्यक्तियों के जरिए आतंकी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं और इसके चलते लॉन वुल्फ हमलों की भी वृद्धि हुई है। हथियारों की बदलती प्रकृति के बारे में कि कुछ आतंकवादी समूह अब रासायनिक और जैविक और रेडियोलॉजिकल या परमाणु सामग्रियों का उपयोग करने की क्षमता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में कि आतंकवादी अब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते कहीं और कहीं भी साइबर हमले की सुविधा जोखिम तेजी से बढ़ रही है। आतंकवाद हेतु धन जुटाने हेतु नए तरीके अपनाना, जिसके संदर्भ में इस आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में धन जुटाने के लिए विशेष रूप से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स बनाई जा सकती है, जिससे इस गतिविधियों की संख्या और उनकी विविधता को देखते हुए उनकी पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर आता है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की सर्वसम्मत परिभाषा का अभाव होना तथा इसमें अन्य संगठित अपराधों के साथ सांठगांठ होना और अलग अलग एजेंसियों के भी सहयोग का अभाव होना। अब जानते हैं एक डेटा बैंक के बारे में जानते हैं कि भारत में नवीनतम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत ने 13वें स्थान प्राप्त किया और भारत उन देशों में शामिल है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके संदर्भ में आता है अब आता है आगे की राय में देखा जाए कि सम्मेलन में कुछ सुझाए गए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला उपाय आया है इसके संदर्भ में कि NIA के तहत सभी राज्यों के लिए आतंकवाद रोधी एक मॉडल संरचना का तैयार करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और अधिक सफल बनाना चाहिए और इसके लिए ATA को आतंकवाद के खिलाफ ATO को एंटी टेररिस्ट एजेंसी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डेटाबेस की बहुआयामी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और इस हेतु भारत में निम्नलिखित डेटाबेस वर्टिकल तैयार किए गए, जिसमें पहला आता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दूसरा आता है नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तीसरा आता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, चौथा आता है नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अफेंडर्स आदि आते हैं। इन डेटाबेस में वर्टिकल का उपयोग आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी ATA में एक साथ मान हायरार्की और मानक संचालन की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके संदर्भ में आता है फिर आता है कि NIA आतंकवाद रोधी दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स को आतंकवाद के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए लीक से हटकर सोचना चाहिए और आतंकवाद से निपटने के लिए नवीन उपाय करने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आतंकवादियों द्वारा युवा लड़के को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का अध्ययन करने के लिए NIA के पुलिस और अनुसंधान विकास ब्यूरो की मदद करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर जमीनी स्तर पर सहयोग किया जाना चाहिए। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है और एक साझा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना चाहिए। अन्य उपायों के संदर्भ में आता है कि अन्य संगठित अपराधों के साथ आतंकवादियों के जुड़ाव पर ध्यान देना, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग होना और डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना, जिससे अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने में बेहतर प्रयास इसको साइबर स्पेस को अधिक मजबूत बनाने में प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे साइबर सुरक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया की एसेंशियल 8 जैसी रणनीतिक पर आगे बढ़कर विचार किया जा सकता है और हमारे लोकतंत्र को भीतर से मजबूत करना चाहिए, जिससे नागरिकों का विश्वास और सहयोग हासिल कर सकती है। इसके संदर्भ में प्रमुख अन्य उपाय सुझाए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में। पहले नंबर पर तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन 2008 में किया गया था। यह जांच एजेंसी 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद बनाई गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत गठित की गई, जिसका उद्देश्य ठोस कार्यबल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अन्य जांच से बेहतर मानक स्थापित करना है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह राज्यों की अनुमति लिए बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2019 में NIA को भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब आता है आतंकवाद रोधी प्रयासों में NIA की भूमिका के बारे में, जिसमें राज्यों के साथ सहयोग के संदर्भ में देखा जाए कि आतंकवादी मामलों में जांच में सभी राज्यों या अन्य जांच एजेंसियों की सहायता प्रदान करते हैं। फिर आता है कि यह तो प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करते हैं, जिसमें
2022 में के दौरान की गई गिरफ्तारी के मामले में समग्र दोषी दर लगभग 94% है। फिर आता है डेटा कलेक्शन का होना, पेशेवर तरीके से गहन जांच का होना और सतर्क और परिस्थितिजन्य उपाय होना, जिसमें NIA जम्मू कश्मीर से ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कई मामले दर्ज किए और उन्हें स्लीपर सेल को काफ़ी बेहतर तरीके से समाप्त किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है संक्षिप्त संबंधित सुर्खियों के बारे में कि फिक्की ने हिडन स्ट्रीम, अवैध बाजार, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की हुई है, जिसके अंतर्गत 122 देशों में अलग अलग अवैध गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की जांच की गई है। इससे संगठित अपराध करने वाले अवैध आर्थिक गतिविधियों के बीच गठजोड़ को उजागर किया गया और अवैध आर्थिक गतिविधियों में शामिल है मनी लॉन्ड्रिंग, जाल करेंसी का कारोबार, हथियार, नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद एवं अन्य संगठित अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एक वर्ष में GDP में कुल 2 से 5% तक के बीच इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मूल्य वैश्विक GDP के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में भारत से संबंधित कुछ बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें पहला आता है कि ड्रग्स से अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की माने तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुल राशि 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वैश्विक संगठित अपराध सूचकांक 2021 में विश्व के 122 देशों में संगठित अपराध के लिए औसत बेंचमार्क 5.2 रहा है। इससे अलग अलग देशों में 1/1 से 10 पैमाने पर मापा गया है और इस सूचकांक में भारत का स्कोर वैश्विक औसत का कम था, जो कि 4.3 था। भारत में राजस्व रुपया निदेशालय के बारे में, जिसकी 2021-22 में शुल्क चोरी में 437 मामले दर्ज किए गए और 2020-21 में 40% से अधिक हैं। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के प्रसार के चलते वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा मिला है, जिसके चलते आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी चिंताएं बढ़ जाती हैं। 2021 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार देश में अलग अलग भागों में हिस्सा के चलते 1.70 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था, जिसमें PPP के संदर्भ में देश में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% रहा है। मुख्य सिफारिशों के संदर्भ में देखा जाए तो खतरों के मुख्य सिफारिशों के लिए नीतिगत रूप को 6C को अपनाना है, जिसमें विनियामकी फ्रेमवर्क के तहत आतंकवाद और संगठित अपराध को संज्ञान लेना, धन के अवैध प्रवाह का सतत और बारीकी से मूल्यांकन करना, बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी का गठन करना और जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदलना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है कि भारतीय वायुसेना का एक नया ध्वज प्रतीक बनाया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर IAF ने मतलब इंडियन एयरफोर्स ने ध्वज प्रतीक का अनावरण किया हुआ है। नए ध्वज प्रतीक के दाएं कोने पर वायुसेना का क्रेस्ट शामिल है, जिसमें क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को उत्कीर्ण किया गया और उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। अशोक के चिन्ह के नीचे एक हिमालयी बाज है, जिसमें पंख के फैले हुए हैं और भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी बाज को घेरे हुए है, जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभा इस पर समदीप्तम हिमालयी बाज के नीचे देवनागरी लिपि में सुनहरे अक्षरों में अंकित है और आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गौरव के साथ आकाश को छुओ। यह भारतीय वायुसेना का जो नया ध्वज है वह बनाया गया है, जिसके संदर्भ में भारतीय वायुसेना का ध्वज इसमें अंकित किया गया है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक सोनो बायाज के बारे में। भारतीय नौसेना ने MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन को सोनो बायाज से लैस करने की योजना बनाई है। सोनो बायाज एक छोटा उपकरण है और इसका उपयोग पानी के अंदर ध्वनि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोन लगे होते हैं जो पानी के अंदर ध्वनियों का पता लगाते हैं और ये विशेषकर पनडुब्बियों द्वारा उत्पन्न कर जाने वाली ध्वनियों का पता लगाते हैं, इसके संदर्भ में। और इन उपकरणों को विमानों या जहाज़ों पर लगाया जाता है तथा ये उपकरण रियल टाइम पे आधार पर ध्वनि संबंधी डेटा को प्रसारित करने, जिससे दुश्मनों की पनडुब्बी में संभावित खतरों का पता लगाने में मदद मिलती है। अब आता है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के बारे में। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास जो कि वार्षिक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। यह भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के नौसेना संयुक्त अभ्यास को आयोजित करता है। इसके संदर्भ में ये सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारे चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।